अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के इल्जामात और उनके साजिश के बयानिए को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। एक बार फिर लगा है। इमरान खान जब से हुकूमत से निकले हैं उस वक्त से सियासी मुखालिफिन के साथ साथ मुल्की इदारों पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर पाक फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे बल्कि उनका साथ दे। इमरान खान और उनके साथी आला अस्करी क़यादत पर भी मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं, कभी हैंडलर कहकर और कभी न्यूट्रल कहकर। सोशल मीडिया पर भी पाक फौज और उसकी क़यादत पर सख्त तनकीद की जा रही है। और आज DGI-SPR का मौक़िफ़ सामने आ गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। राय देने का हक सबको है, लेकिन हक़ाइक़ मस्क करके इदारों या शख्सियात को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं है। कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कई मरतबा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी राय रखने का हक हर एक को है, मगर हक़ाइक़ को मस्क करने का और झूठ का सहारा लेकर इदारों और शख्सियात की साख को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं है। इसके अलावा इमरान खान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से आज तक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। अमेरिका ने मकामी सियासतदानों के साथ मिलकर उन्हें हुकूमत से निकलवाया है। उन्हें न्यूट्रल्स को भी कहा कि साजिश रोके, मगर नहीं रोकी गई। इमरान खान उनके साथ ही बार बार ये दावा भी करते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साबित हो गया था कि अमेरिका ने साजिश की है। इस हवाले से भी DGI-SPR ने एक बयान में वादे किया, साफ कह दिया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई है। DGI-SPR से सवाल हुआ कि शेख रशीद का दावा है कि आर्मी चीफ ने भी इन्हें कभी नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, तो देखिए उस पर DGI-SPR ने क्या जवाब दिया। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया, खासतौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी किसी प्रॉब्ली उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGI-SIS तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI, इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी। पाक फौज इससे पहले भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान अपना बयानिया आगे बढ़ाते आए हैं। हुकूमत ख़राब मुआशी हालात के बाइस मसाइल का शिकार है। बजट आ जाने के बाद भी मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सका है। डॉलर मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। IMF अभी तक कर्ज देने के लिए मुतमईन नहीं है, जिसकी वजह से बेयकीनी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और इसी माहौल में इमरान खान भी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत से हालात संभल नहीं रहे, ये हुकूमत कुछ अरसे की मेहमान है। इस बारे में इमरान खान इदारों को भी खबरदार कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि मुल्क को तबाही से बचाना है तो इदारों को किरदार अदा करना होगा, खासतौर पर फौज और अदलिया को किरदार अदा करना होगा। वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं। पाक फौज ने साजिशी बयानिया मुस्तरद कर दिया है, कह दिया है कि साजिश के कोई सबूत नहीं थे। उसके बावजूद इमरान खान बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। आज भी उन्होंने कहा कि वो एहतजाज करेंगे और कहा कि ये हुकूमत रही तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने और यहाँ से जो साजिश हुई है, ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे अपनी करप्शन बचाने के लिए। इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। मैं आपको कॉल दूंगा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपने भी इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाए, मगर मसला ये हो गया है कि आपका जो पूरा का पूरा बयानिया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए वो था कि ये महंगाई लेकर आए हैं। अब वो आपके खिलाफ बयानिया बना रहे हैं कि आप महंगाई लाए हैं। आप कहते थे ये नाअहल हैं, अब आप वो आपको कह रहे हैं कि आप लोग नाअहल हैं। आप कहते थे वोट को इज्जत दो का हमारा बयानिया है इदारे के हवाले से। अब मसला ये हो रहा है कि इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। वो एक बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, पाक फौज के तर्जुमान को बताना पड़ रहा है बार बार कि भाई कोई सबूत नहीं है, कोई साजिश नहीं हुई है। तो आप लोग एग्जैक्टली कहां खड़े हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि महंगाई जो 2018 के बाद होना शुरू हुई है और आज तक जो है वो होती आ रही है, तो ये इसमें जिनका 3 माह का हिस्सा है या 2 माह का और जिनका 3.25 साल का हिस्सा है, तो ये फ़ैसला जो है ये इस मुल्क के अवाम करेंगे, अपने वोट के ज़रिए से करेंगे, इलेक्शन में करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों के सामने है, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी कि किस तरह से जो है वो इकॉनमी का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, किस तरह से उन्होंने जो है वो जमहूरियत का जो है वो जनाजा निकाला, किस तरह से उन्होंने इंतकाम की जो है वो सियासत की, किस तरह से उन्होंने एजिटेशन की जो है वो सियासत की। तो ये वही सियासत है इमरान खान की जिसमें गवर्नेंस का फेलियर हुआ, जिसमें जो है वो जिस किस्म के जो है वो उनके कारनामे जो है वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ऑफिसर्स को जो है वो पैसे लेके लगा रहे थे, किस तरह से हर शोबे में करप्शन थी, किस तरह से जो है वो लूट मार थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मजमूई तौर पे 3.25 साल में या 4 साल में जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, जो मुल्क के हालात जो हैं वो इस डगर को पहुँचे हैं, तो इसमें ठीक है जो 2 माह का या जो हिस्सा हमारा बनता है वो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं, जवाब देंगे। आज जो कर रहे हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं, कल को जो करेंगे उसका भी जवाब देंगे। और ये अगर समझते हैं कि 3.25 साल का इनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा तो ये गलत है। इनको भी एक एक बात का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। जब ये गली में, महल्ले में, हलकों में जाएंगे तो इनसे हर सवाल होगा। ऐसा वो जा रहे हैं मुख्तलिफ, वो बहुत सारे शहरों में फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लिया, जलसा कर लिया, धूम धमाका कर लिया और कहा जी बड़ी पॉपुलैरिटी है, बड़ी पॉपुलैरिटी है। जब लोगों में जाएंगे तो आटे दाल का भाव जो है वो उनको मालूम हो जाएगा। वैसा जाहिर है, मगर वो बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि फौज के तर्जुमान बार बार कह रहे हैं कोई साजिश नहीं थी, मगर वो इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फिर भी तहकीकात कराएं। तो आप लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि जी हाँ जी तहकीकात करा लें। पाक फौज कह रही है कि कोई साजिश नहीं थी, तमाम जो चीफ्स थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि कोई साजिश का सबूत नहीं है। तो आप चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करा ले, क्योंकि इमरान खान तो अपना बयानिया मुसलसल दे रहे हैं। नहीं शाहजेब, हम क्यों चाहेंगे? मामला ये कि एक आदमी जो है वो एक हर रोज़ वो एक नया जो है वो अपना झूठा बयानिया गढ़ता है और उसके पीछे जो है वो चल पड़ता है। कभी जो है वो ख़त की जो है वो ये ख़त आ गया है और अमेरिका में साजिश हो गई है, उसके बाद फिर आ गया कि जी मैं जो है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, वो चला। उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च था, फिर लॉन्ग मार्च के बाद जो है उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी बर्बरियत हो गई है। वो तो उसने जो है वो अपनी बात को, अपने झूठ को, अपने फ्रॉड को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई जो है वो नई बात जो है वो हर 10-15 दिन के बाद चलानी होती है। तो हम अब हर बात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है वो बैठाते रहेंगे। मकसद उसका सिर्फ ये है कि उसके जो गंदे करतूत हैं, जिस तरह से उसने इस मुल्क को तबाह किया है, इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की अखलाकियात को, इस कौम को तकसीम करने की कोशिश की है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इकॉनमी का बटा बटाया है, गवर्नेंस का बटा बटाया है, और जो उसने खुद किया है उससे वो चाहता है कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाएं ताकि मेरी करप्शन जो है, मेरी लूट मार जो है ना वो सामने ना आ सके। सबसे कुछ देर पहले नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या इनाद नहीं चाहता। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें
तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। उससे पहले अपने 2 घंटे पहले DGISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया गया है, फैसला उन्होंने करना है, लेकिन इदारे को लगता है कि मुशर्रफ को हम पाकिस्तान ला सकें, उनकी कंडीशन ऐसी है। इस पर अब से जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है तो फवाद चौधरी ने तंजिया ट्वीट भी नवाज शरीफ को किया है कि अहले ज़ुबां कब मानते थे हफीज़, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ मैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला मौजूद हैं। राना साहब, ये नवाज शरीफ साहब से क्या रब्ता किया गया था? उन्होंने ट्वीट किया है कि वो वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। उससे पहले DGISPR ने कहा, उससे पहले 2 दिन पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्वीट था। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ा तंजिया ट्वीट किया है कि बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ मैं। नहीं, ये तो फवाद चौधरी जैसे लोगों की जो है वो कमज़रफ़ी है। मैंने 2 दिन पहले ये कहा था और मेरा ये अंदाज़ा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तबीयत के, जिस सोच के इंसान हैं, तो उनसे ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस वक्त में, इस सूरत हाल में कि जो इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की है, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, सबको माफ़ करे। तो एक यानी इबरत और एक ऐसी सूरत जो है वो हर आदमी जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, ये मालूम करके भी जब पता पड़ता है कि इस तरह की सूरत हाल है। तो मैंने ये आज से 2 दिन पहले कहा था कि अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने आई तो मेरा ये अपना अंदाज़ा है, एक उनके साथी वर्कर होने के नाते, कि उनसे वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी लोग या कुछ लोग जो है वो तवक्को करते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए और हमें इस तरह से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो माफ़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक, अपनी तबीयत और अपनी सोच के मुताबिक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है। उनसे हमें भी यही तवक्को थी कि उनसे इससे शायद मुख्तलिफ बात ना हो सके। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत सहूलत फराहम करे अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहें, उन्हें अपनी हुकूमत पे खुद भरोसा नहीं है क्या? खुद नहीं आ रहे? नहीं, देखें, उन्होंने साथ ये भी कहा है ना कि मैं वो हालात या वो मुश्किल या वो दुख जो मुझे फेस करना पड़े, मैं किसी और के लिए जो है वो तवक्को नहीं करता। और उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जो है वो सेहत के लिए भी जो है वो दुआ की है। और इस तरह की उनकी ज़िंदगी में बहुत मिसालें हैं कि जब उन्होंने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया, उन लोगों से भी दरगुजर किया जिन लोगों ने किसी वक्त पड़ने पे उनके साथ ना दरगुजर किया, सवाल वही है कि सलूक किया जो इस वक्त और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया। आपको सियासी तौर पर भी पता है कि अगला इलेक्शन लड़ने के लिए आपको गालिबन नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या वो इलेक्शन के दौरान आएंगे और आते ही जेल चले जाएंगे और आप लोगों के लिए कैंपेन नहीं कर पाएंगे? इसलिए आप लोग नहीं सोच रहे कि उन्हें वापस आना चाहिए? आपकी हुकूमत है वो दूसरों को कह रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं। नहीं, इस बारे में उनका अगर इलाज का और उनके डॉक्टर्स की तरफ से उनको परमिशन हो जाती है तो उनका वापस आने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है। वो जो बाहर गए हैं वो उनकी सज़ा किसी कोर्ट ने जो है वो उन्हें बेल पे या सज़ा सस्पेंड नहीं की, बल्कि वो पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड की है। और पंजाब गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसी सूरत हाल में जो है वो किसी भी सज़ा को कम्यूट कर सकती है, रिमिट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अगर वो तो अगर उसी ऑर्डर को जो है वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने बाद में विड्रॉ किया उसको अगर दोबारा जो है वो बहाल कर दिया जाए तो एज फ्री मैन वो यहाँ पे आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है, भी कर सकते हैं, उनको लगवा सकते हैं, उनकी समाअत हो सकती है और समाअत के नतीजे में वो बरी हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी है जिस पर सस्पेंड हुई थी और उसके बाद ज़ाहिर उन्हें उस केस का सामना करना है आने के बाद, तो उन्हें जेल गालिबन जाना ही पड़ेगा। मगर वो आ क्यों नहीं रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपकी हुकूमत है, सस्पेंड हो जाए तो जेल जाना नहीं पड़ेगा। अगर सुन लें, सज़ा अगर सस्पेंड हो तो फिर जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अपील जो पेंडिंग है वो अपील का उसका मेरिट पे फैसला होगा, लेकिन इन अपीलों के फैसलों से मुबर्रा जो है वो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको खुद लगता है कि इमरान खान के बयानी का मुकाबला आप लोग कर सकते हैं बगैर नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आए? वो नहीं, शाहजीब इसका कौन सा बयानी है? फ्रॉड इसका बयानी है।
रोज़ कोई नया झूठ घड़ता है और उसके ऊपर 10-15 दिन निकालता है, उसके बाद फिर जो है वो नया झूठ घड़ लेता है। इसका कौन सा बयानी है? उन्हें टाइम मिल रहा है ना, आपकी जो कारकर्दगी है वो टाइम दे रही है। फ्रॉड के सवाए 2 नंबरियों के, सवाए चोरी के, फ्रॉड के, अब ये जो केस हम पहले डिस्कस करके हटे हैं, आप मुझे बताएं कि इसका कौन सा बयानी हो सकता है, इसकी कौन सी सियासत हो सकती है? ये तो बिल्कुल इस मुल्क और कौम के लिए जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा जो है वो फितना है, ये ऐसा फसाद है, कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे जो है वो अपनी अकल खो बैठे हैं उनको समझाना चाहिए। ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई इसका बयानिया नहीं है, आपको ना इसका कोई मुस्तकबिल है, ना इसका माजी कोई था, ना इसने माजी में वोटर्स को फैसला करने दें। इस किस्म के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आपसे ज्यादा पॉपुलर है और वोटर्स को फैसला करने दें। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल फोर्स है, अगर आप इसी बात से डिनाई करेंगे तो फिर इलेक्शन में उनको कैसे हराएंगे? वोटर को फैसला, बिल्कुल वोटर को ही फैसला करना चाहिए, वोटर को ही फैसला करने देंगे। लेकिन मामला ये है कि अगर 2-4% का फर्क हो तो 15-20% लोग वो भी तो होते हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया होता। नहीं, मगर आपका ये सर्वे सारा एक जो जवाब ना देने वाले हैं, जिन्होंने फैसला नहीं किया होता, वो हमें आमतौर पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ ही जाते हैं। आपके परफॉर्मेंस चलती जाएगी, महंगाई आती जाएगी, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके हक में जाएंगे लोग। शाहजेब 22 करोड़ का मुल्क है और 1200 लोगों का सर्वे, अब किस कम्युनिटी में किया, किस महल्ले में किया, किस इलाके में किया, और ये सर्वे फर्मे जो है ये सारी कल को आपके हक में आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर्वे बता रहे हैं पॉपुलर हो गए। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब अपने खिलाफ के सर्वे नहीं मानते, आप अपने खिलाफ के सर्वे नहीं मानते। इसके कि जिसके हक में आ जाए वो जरा थोड़ा सा उसको उठा के बयान कर देता है और इसके अलावा इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया। इन सर्वेज के ऊपर अमेरिका में ये सर्वे फर्में सारी फेल हो गई जब वो उसका इलेक्शन था ट्रंप का। राना साहब इस पर डरे आप? सर्वे कोई मामला नहीं है। राना साहब इस पर आप डरे कि ट्रंप के हक में वो सर्वे फेल हुए थे, तो आप डरे, उसके खिलाफ नहीं हुए थे? नहीं, मामला ये है कि ये सर्वे जो है, ये सर्वे किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी के मतलब कोई हतमी चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ मईशत नहीं संभल रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है, डॉलर आज एक दफ़ा फिर तारीख की एक और बुलंद सतह पर पहुंचा है। क्या मामला, बात करेंगे इसके बाद। ऐसे वक्त में जहां मुआशी तज्जियाकार वफाकी बजट पर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और आज रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हर दूसरे दिन डॉलर रुपए के मुकाबले में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं IMF ने भी जुमे को पेश किए गए बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। IMF की पाकिस्तान में मंदूब ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान को बजट को मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद इक़दाम लेने होंगे जो IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक हों। IMF की तर्जुमान ने जियो न्यूज़ को बताया कि कौमी असम्बली में पेश किए गए वफाकी बजट को बगौर देख रहे हैं। बाज़ महसूलात और अखराजात की मज़ीद वजाहत के लिए हुक्काम के साथ बातचीत जारी है। तर्जुमान IMF ने मज़ीद कहा कि इब्तिदाई जायजे से लगता है बजट को मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत होगी। बजट को IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए भी इजाफी इक़दाम करना होंगे। IMF तर्जुमान का कहना था कि फ़ंड का अमला इस सिलसिले में हुक्काम की कोशिशों और उमूमी तौर पर मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की पॉलिसियों के निफाज में ताउन के लिए तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबकी नज़रें IMF की तरफ हैं और IMF की नज़रें हुकूमत की जानिब से बजट को अहदाफ के मुताबिक लाने और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर हैं। खुद वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कह चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा तो फिर मुल्क श्रीलंका वाली सूरत हाल पड़ जा सकता है, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये सारा का सारा मामला है जिसकी वजह से इस वक्त भी मार्केट्स में अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। हमारे साथ मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सुहेल साहब, रुपया मुसलसल गिरे जा रहा है, स्टॉक मार्केट ने भी कल हमने देखा बजट के बाद जो पहला सेशन था वो बहुत ही मनफी रहा, 1100 पॉइंट से ज़्यादा की कमी, आज भी मार्केट ऊपर नीचे होती रही। क्या वजह है? क्या बजट एक बहुत ही गैर हकीकी दे दिया गया है, हुकूमत खुद नहीं फैसला कर पा रही है, इसलिए एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पैदा हो गया मार्केट्स में? थैंक यू शाहजेब। मेरे ख्याल में 2 रीज़न हैं। एक तो जो बजट के बाद IMF के और कुछ और फीडबैक आया कि शायद हुकूमत ने रेवेन्यू का टारगेट या फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वो नहीं रखा जो शायद IMF डिमांड कर रहा था। मगर इसके साथ जो दुनिया के हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। दुनिया में अब बातें रिसेशन की हो रही हैं, काफ़ी ममालिक के रिसेशन में जाने के खतरात हैं, मार्केट्स दुनिया भर की गिर रही हैं, इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ते ही जा रहे हैं और ये भी
कहा जा रहा है कि मजीद बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें बुरी हो गई। बजट तो चले हुकूमत के हाथ में है और था, और अभी भी हुकूमत पार्लियामेंट में अप्रूव कराने से पहले तब्दीली कर सकती है, मगर जो बाहर के हालात हैं एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान 20 से 30 बिलियन डॉलर या रोल ओवर करता है या बोरो करता है हर साल, उस ज़माने में जब दुनिया में रिसेशन हो और लेंडिंग कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो वो जो है प्रॉब्लम को डबल कर देता है। सब तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये जो हालात हैं मार्केट्स इस वक्त क्या हुकूमत की तरफ देख रही हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देख रही हैं? 2018 के बाद हमने देखा कि एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस पैदा हो गया था जब हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ की, कि कहते कुछ हैं फिर होता कुछ और है, कभी IMF का कहते हैं कभी नहीं कहते हैं। क्या वो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस इस वक्त है हुकूमत के लिए या नहीं है? देखिए, जब ये नई हुकूमत आई थी तो शुरू में जब उन्होंने चीज़ों को डिले किया और कहते कुछ थे करते कुछ थे, तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था। मगर अब जो क्राइसिस है वो क्रेडिबिलिटी के साथ ज़्यादा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का हो गया है और इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है उसका हो गया है। जब अमेरिका जैसे मुल्क में 3.5% का इंटरेस्ट रेट हो जाए तो पाकिस्तान को कौन पैसे देगा और किस रेट पे पैसे देगा? तो मेरे ख्याल में वो जो क्राइसिस है अब फैलता जा रहा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे। और अगर IMF की फंडिंग आ भी जाती है शाहजेब, तो फिर ये देखना है कि अगर 125-150 का तेल चलता है तो 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमारी दोबारा ये सिचुएशन हो जाएगी रिजर्व्स की। तो मेरे ख्याल में अब जो इशू है वो ज़्यादा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, खास तौर से तेल की कीमतें, और जो दुनिया में रिसेशन आ रहा है और दुनिया में एक स्लोडाउन आ रहा है, वो फेयर पाकिस्तान को ज़्यादा मुतासर कर रहा है। तो फिर सुहेल साहब, आमतौर पर जब रिसेशन आता है तो ज़ाहिर है तेल की कीमतें भी गिरती हैं, मगर हमने कल भी देखा और आज भी नज़र आ रहा है, कल हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स इंटरनेशनली क्रैश कर गई थी, मगर तेल फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि इस दफ़ा जो डिमांड ड्रिवन मामला नहीं है तेल का, रूस और यूक्रेन की सप्लाई वाला मामला है उनकी वॉर की वजह से, तो तेल गिरता नहीं है। और बैनुल-अक़वामी रिसेशन अगर हिट कर देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए हर तरीके से एक प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही होंगी, रेमिटेंसेज नीचे जाने का खतरा होगा, इंटरनेशनल मार्केट से पैसे भी नहीं रेस कर सकेगा और तेल भी महंगा होगा? जी, आपने बड़ा सही कहा। ये अजीबो-गरीब सिचुएशन है कि रिसेशन में तो कमोडिटी प्राइसेस गिर जाती हैं और फिर चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा यूक्रेन की वॉर की वजह से तेल की कीमत नीचे ही नहीं आ रही है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। और ये हमने देखा है हर वो मुल्क जो नेट इंपोर्टर है और जहाँ पे तेल इंपोर्ट किया जाता है, चाहे हम हैं, चाहे बांग्लादेश है और दूसरे ममालिक हैं, सबके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। मगर पाकिस्तान के लिए चूँकि एक इकोनॉमिक इशू वैसे ही मौजूद था काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, और ये इंटरनेशनल जो रिसेशन है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है उसने वो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो IMF का प्रोग्राम की बहाली बहुत ज़्यादा लाजमी है मुल्क के लिए, और अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो भी जाए तब भी मुल्क के लिए खतरात बाकी रहेंगे। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे थे। आज में इतना ही, राजी अल्लाह हाफ़िज़।